वेलकम बच्चों। हमारा जो चैप्टर चालू है वो है वेव ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स में आज है हमारे पास हेडिंग रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट है, इसको समझने के पहले आपको थोड़ा ह्यूजेंस प्रिंसिपल को भी देखना पड़ेगा, जो लास्ट टाइम हमने देखा है। तो ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या कहता कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एक आधा वेव फ्रंट है, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स रहेंगे वो सभी के सभी पॉइंट्स इधर में आपका मेन सोर्स होगा, ठीक है। और ये हर एक पॉइंट खुद को क्या समझेगा कि वो खुद भी क्या है, एक सोर्स है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, सेकेंडरी सोर्स, ठीक है, वो कहते हैं। और हर एक जो सोर्स है वो क्या करेगा, आपका लाइट क्या करेगा, इमिट करेगा, यानी सेकेंडरी वेव्स इमिट करेगा, ठीक है। तो इसी का इस्तेमाल करके हमको क्या करना होता है कि कुछ चीज़ें, कुछ कंसेप्ट है जो हमको देखनी है, जिसमें से पहली कंसेप्ट ले रहे हैं हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। फिर नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, और आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। अब रिफ्लेक्शन का मतलब क्या बताया था मैंने कि बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर मैं रे की बात करता हूँ, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पर कोई रे अगर आता है और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, और ये मान लीजिए कि एक आधा रेयरर मीडियम है, यहाँ पे डेंसर जो भी है, अब यहाँ से अगर निकल जाता तो देखो ये लाइट अंदर घुसा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो फिनोमेना है वो हमारा रिफ्लेक्शन। बस फ़र्क क्या है कि ये आप 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास में पॉसिबली पढ़ चुके हो, लेकिन अभी जो देखना है यहाँ पे हेडिंग में क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज नहीं है, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट है। और आपको मालूम है प्लेन वेव फ्रंट इस तरह से रहता, जिसको वेव नॉर्मल्स क्या रहती है, पैरेलल रहती है, जो बनता है किससे, पॉइंट सोर्स से तो बनता है, ठीक है, लेकिन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बनता है, ठीक है। वो आपको ध्यान में रखना है कि ये प्लेन वेव फ्रंट का क्या चल रहा है, रिफ्लेक्शन चल रहा है। तो प्लेन वेव फ्रंट के रिफ्लेक्शन के लिए देखना होता है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो चलो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लेते हैं। मैं यहाँ पर मुझे ये डायग्राम बनानी पड़ेगी, ठीक है, और डायग्राम थोड़ी आप अच्छी खासी बनाएंगे तो मुझे थोड़ी परेशानी होती है, आप बराबर अच्छे ही निकालिए, क्योंकि आपके पास ना क्या होता है बच्चों कि आपके पास लाइंस होती है, जो नोटबुक होता है ना वहाँ पर लाइंस होती है, तो आप बराबर बहुत ही अच्छा निकाल सकते हो। अब यहाँ पर मुझे लाइंस नज़र नहीं आ रही है, फिर भी आई ट्राई टू ड्रॉ इट, ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं अच्छा निकालूँ। अब क्या होता है ना कि यहाँ पर एक वेव फ्रंट आएगा। एक बात बच्चों देखो, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये सरफेस है आपका, ये सरफेस है, मैं कोई वेव फ्रंट ले लेता हूँ ए बी, ये वेव फ्रंट ए बी है, ये अगर सीधा का सीधा अगर ऐसा आएगा वर्टिकली, तो क्या होगा कि इसका हर एक पॉइंट जो है, मैंने कहा वो सोर्स है, तो वो हर एक पॉइंट क्या करेगा, इसके ऊपर रे छोड़ेगा। लेकिन वो रेज कैसे आएंगे, एकदम वर्टिकल आएंगे। तो अगर ये ऐसे आएंगे तो वैसे ही क्या होंगे, वापस जाएंगे, वैसे ही यहाँ से वापस जाएंगे, तो हमें रिफ्लेक्शन ढंग से दिखे ही नहीं, वो जैसा है वैसा दिखेगा, ठीक है। जैसे आप अगर मिरर के सामने जाते हो एकदम सीधा रहेंगे तो उसके अंदर भी आपको एकदम सीधा नजर आएगा। आप ऐसे अगर तिरछा हो जाएंगे तो आपको भी अंदर में तिरछा नजर आएगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए हम ये जो वेव फ्रंट है हमारा प्लेन वेव फ्रंट, उसको हम सीधा इसके ऊपर इंसिडेंट नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर इसको क्या करेंगे, तिरछे इसमें इंसिडेंट करेंगे। मान लीजिए कि वो वेव फ्रंट ए बी है और कहीं दूर से इधर से वो आ रहा है, ठीक है, इस तरह से उसके वेव नॉर्मल्स होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट ऐसा आएगा, ठीक है, और आते तिरछा लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिकली आना, ठीक है, एकदम वर्टिकली आना, हॉरिजॉन्टली आना और ऑब्लिकली आना, स्लैंट मैनर में। तो ये क्या हम लेंगे यहाँ पर स्लैंट मैनर में। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वेव फ्रंट है, वो वेव फ्रंट आ रहा है, ठीक है, कौन से मैनर में आ रहा है, वो स्लैंट मैनर में। मैं इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि ये ए बी है, ठीक है, थोड़ा सरफेस को मैं इधर शो कर देता हूँ, ठीक, सरफेस को आप थोड़ा सा इधर में शो कर दीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो ड्रॉ करने के लिए फिगर को, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट आ रहा है, अब ये सामने सामने बढ़ेगा, तो उसकी मैंने क्या कहा था, जो वेव नॉर्मल्स है वो क्या रहती है, पैरेलल। तो मान लीजिए कि मैं क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसी वेव नॉर्मल्स दो ही बता देता हूँ, ठीक है, दो ही यहाँ पर आ रही है, ऐसा मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, ये है, और यहाँ से इधर में वेव नॉर्मल, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि बाउंडेड बाय टू रेज, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो ये मान लीजिए कि पी ए है, ये क्यू बी है, ये सामने ऐसे दो रेज से इस वेव फ्रंट कौन सा है हमारा, ए बी है, वेव फ्रंट कौन सा है, ए बी। अब वो क्या होगा, यहाँ से आगे 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 इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है।
अब ये वेव फ्रंट यहाँ पर आ चुका है। अब हमको करना क्या है कि अब देखो, जब ये वेव फ्रंट आगे 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 ऐसा आएगा, जैसे ये सीधा था तो हर एक रे, हर एक पॉइंट से निकलने वाली वेव्स एक समान आती थी, लेकिन जब ये आगे आएगा तो यहाँ पे ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, इस तरह से पॉइंट, तो जब ये आगे आगे बढ़ेगा, कुछ देर बाद यहाँ आएगा, कुछ देर बाद यहाँ, कुछ देर बाद, तो करते करते सबसे पहले क्या होगा, ये पॉइंट ए इसको टच करेगा, तो ऐसा तिरछा रहेगा, ये आते आते ये क्या रहेगा, तिरछा। मैं इसको खींचते खींचते नीचे ला लेता हूँ, ठीक है, फिर वहाँ से मैं इसको हटा दूंगा। तो करते करते जब ये आएगा तो पॉइंट ए ये हो जाएगा और ये पॉइंट बी होगा। तो देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि तिरछा है इसलिए सबसे पहले पॉइंट ए इस सरफेस को क्या करेगा, टच करेगा, और फिर एक के बाद हर एक पॉइंट बाद में टच करेगा, ठीक है। सो अब मान के चलो कि ये यहाँ पर आ चुका है, मैं यहाँ पर इसको यहाँ पे टच करके बता ही देता हूँ। अब ए बी जो है हमारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक, यहाँ से मैं इसको यहाँ बता देता हूँ, ये आगे आगे ऐसा आएगा, ठीक, ये रेज है हमारे पास में, और अब मैं यहाँ से इसको निकाल देता हूँ कि वो यहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है। ये आपका ए बी, ये पॉइंट ए ले लेते हम यहाँ पर, और इसको मैं बता देता हूँ कि वो तिरछा ऐसा हमारे पास ए बी यहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है। तो डायरेक्ट हमने क्या किया, यहाँ पर पहले इधर से था, ऐसा आते 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 यहाँ आया। तो देखो ना, मैंने कहा कि सबसे पहले पॉइंट ए टच करेगा और रिमेनिंग पॉइंट जो भी है वो सक्सेसिवली एक के बाद ये आगे बढ़ते जाएगा ऐसा ऐसा। तो सबसे आखिरी में कौन सा पॉइंट टच करेगा सरफेस को, यस, सबसे आखिरी में टच करेगा पॉइंट बी, ठीक है। तो जब पॉइंट बी आएगा और वो कहीं सामने जाकर टच करेगा, ठीक है। अब जो कहता हूँ, क्योंकि हमको थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ता, थ्योरी है, लिखना भी पड़ता, बोलना भी पड़ता, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी, क्या हुआ, कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी, ठीक है, इज इंसिडेंट, ठीक है, इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई पे आ रहा है, कैसा, ऑब्लिकली, कैसा आ रहा है वो, ऑब्लिकली, ठीक है। कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी, ठीक है, क्या होता है, इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई ऑब्लिकली, ऑब्लिकली यानी आना यानी तिरछा आना, ठीक है। फिर मैं कहूँगा पॉइंट ए ऑफ द वेव फ्रंट ए बी टचेज द सरफेस फर्स्ट, सरफेस को पहले कौन टच करेगा, पॉइंट ए, एंड द रिमेनिंग पॉइंट टच द सरफेस सक्सेसिवली, वो क्या करते हैं, एक के बाद टच करते हैं। सबसे लास्ट में कौन टच करेगा, पॉइंट बी टचेज द सरफेस एक्स वाई एट लास्ट, ठीक है, सबसे आखिरी में। और मान लीजिए कि वो यहाँ से, क्योंकि अभी वो फिलहाल बी पर है, ठीक है, आते आते जब वो यहाँ आएगा तो यहाँ टच करेगा। मान लीजिए वो कहाँ पर टच करता है, सी पर टच करता है, ठीक है, आते आते कहाँ आएगा वो, इधर से आएगा और यहाँ पे टच करेगा। लेकिन जब ए टच करेगा तो उसके बाद में बी सबसे आखिरी में टच करेगा, तो उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो मान लीजिए कि वो टाइम क्या है, ले लिया टाइम, ठीक है, टाइम टेकन बाय, ठीक है, यहाँ पे सिंपल लिखते हैं टेकन बाय बी टू टच द सरफेस, टू टच द सरफेस को टच करने के लिए लगने वाला टाइम समझो, ठीक है। यानी हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, जब आप थ्योरी में लिखेंगे तो थोड़ा सा ढंग से लिखिए, क्या बोलेंगे यहाँ पे, सपोज, क्या ऐसा आप बोल सकते हैं, सपोज पॉइंट बी टचेज द सरफेस एक्स वाई इन टाइम टी, क्या बोलेंगे आप, जैसे पहले मैंने कहा कि पॉइंट ए टचेज द सरफेस एक्स वाई फर्स्ट एंड देन रिमेनिंग पॉइंट टचेज द सरफेस सक्सेसिवली, आप उसमें बोलेंगे पॉइंट बी टचेज द सरफेस एक्स वाई एट पॉइंट सी इन टाइम टी में क्या करेगा, वो टच करेगा। तो ये टी हमारा टाइम हो गया, ठीक है। अब सी ले लेते हैं, स्मॉल सी, स्पीड ऑफ लाइट, आप क्या बोलेंगे इसको, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, मान लीजिए एयर में सी है। अब मुझे ये बताइए कि जब वो बी यहाँ से यहाँ निकला, टाइम कितना लिया, टी, ये टाइम है और ये आपकी स्पीड है। आपको मालूम है स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन क्या है, टाइम, तो कितना डिस्टेंस होगा, तो स्पीड को हम सी ले लेते, यानी सी टी, यानी ये जो बी सी है, ये बी सी क्या हो जाएगा, सो बी सी इज इक्वल टू, मैं कहूँगा सी टी, क्या हो जाएगा, सी टी, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम ले रहा है, टी, स्पीड कितनी है, सी, तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, बी से सी तक का डिस्टेंस होगा सी टी, सो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, सी टी, ठीक है। अब
एट द सेम टाइम या फिर इन द सेम टाइम बोलेंगे, इसी समय में। अब क्योंकि ये यहाँ पर आ चुका है वेव फ्रंट, ठीक है, यहाँ पर आएगा तो हर एक पॉइंट ह्यूजन के प्रिंसिपल के अनुसार एक्ट्स एज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड इमिट्स द सेकेंडरी वेव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जब वो यहाँ आ चुका है तो उतने ही समय में क्योंकि वो अंदर नहीं घुसा, अंदर घुसता सरफेस के तो शायद स्पीड कम ज़्यादा होती, एक्चुअली कम ही होती है, डिपेंड करता है कि सरफेस कौन सा है, ठीक है। लेकिन अब वो यहाँ पर ये सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो लाइट वहीं से ही वापस जाएगा। तो जब लाइट ए यहाँ पर टच हो चुका है तो ए से निकलने वाली वेव्स या फिर रेज बोलेंगे वो उसी मीडियम में क्या होंगे, बाउंस बैक होंगे। तो अगर वो बी को सी तक पहुँचने के लिए जितना टाइम लगेगा उतने ही टाइम में ए से निकलने वाली सेकेंडरी वेव्स क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और वो इधर उधर कहीं पे भी जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर आएगा वो इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, कहीं पे भी। तो हम सिंपली कहेंगे कि वो स्पेरिकल सरफेस तक पहुँचती है, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, इन द सेम टाइम द सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम पॉइंट ए क्या होती है, रीचेज द स्पेरिकल सरफेस। अब वो स्पेरिकल सरफेस क्या होगा, जैसे यहाँ पर इतना आएगा, ठीक है, तो उसकी ये रेडियस भी तो देखना पड़ेगा। तो ये रेडियस भी आपकी क्या होगी, ct होगी, क्योंकि टाइम हमने वही लिया है यहाँ पर और स्पीड हमारी c है, ठीक है। सो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब मुझे थोड़ा निकालने के लिए परेशानी होंगी, लेकिन आप बराबर ढंग से अगर निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ए से देखो वो जो स्पेरिकल सरफेस तक सेकेंडरी वेव्स पहुंचेंगे तो स्पीयर का, उस स्पेरिकल सेमी स्पेरिकल बोल सकते हैं आप, उसकी रेडियस कितनी होंगी, तो बी सी इतनी होंगी, सी टी। क्यों, क्योंकि बी से सी तक आने का टाइम टी है तो सी टी इतना डिस्टेंस कवर करेंगे। तो उतने ही समय में ए से निकलने वाली वेव्स जो रिफ्लेक्ट होंगी वो भी कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, सी टी। तो जब आप यहाँ से ए से आपको क्या करना है, सरफेस निकालना है, स्पेरिकल सरफेस, लेकिन ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस कितना लेंगे आप, बी सी इतना। तो मैं बी सी इतना डिस्टेंस लेकर अगर यहाँ से अगर ये करता हो तो वो कुछ सरफेस आपका इस तरह से हो सकता है। अब मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार, प्लीज़ इस बारे में मुझको माफ़ कर दो कि मेरी डायग्राम अच्छी नहीं आएंगी क्योंकि मैंने इसको सिर्फ हाथ से निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक। अब आप ढंग से अगर निकालेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये स्पेरिकल सरफेस मान के चलो यहाँ पर, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट करिए आप, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ से क्या होने वाले है कि जो रेज है, मान लीजिए रेज इस तरह से क्या होती है, बाउंस बैक होती है ए से, ठीक है। तो ए से बाउंस बैक होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी रेज। मान लीजिए कि वो डी में, यहाँ पे जो स्पेरिकल सरफेस हम निकालने वाला है, यहाँ पे डी को क्रॉस करके जाती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये ए से नॉर्मल निकाल देते हैं। आपको मालूम है नॉर्मल के बारे में, नॉर्मल क्या चीज़ होती है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये मान लीजिए एम एन आपकी क्या है, नॉर्मल है। अब आप देखो ये जो है, ये रे की बात करते हैं तो यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब यहाँ की बात करते हैं तो ए से निकलने वाली रिफ्लेक्ट होकर गई जो रेज है तो ये एंगल आपका हो जाएगा आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ बात करूँ तो क्योंकि ये पूरा 90 रहता है नॉर्मल के कारण, तो ये आई है तो ये आपका होगा 90 माइनस आई, ये क्या होगा आपका 90 माइनस आई। उसी प्रकार ये जो यहाँ से आर है तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस आर हो जाएगा, ठीक है, 90 माइनस आर। और क्योंकि यहाँ पर अगर आप डायग्राम से देखेंगे तो हर एक एंगल आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ क्योंकि ये वेव नॉर्मल है, 90 रहेगा। ऊपर से आप सी से डी तक क्या करो, एक टेंजेंट निकाल दो, ठीक है। अगर आप टेंजेंट निकालेंगे तो यहाँ पे भी एंगल ए डी सी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब जैसे ए से वेव इधर गई है तो सी से भी वेव इधर जाएंगी। तो ये जो डी सी दिख रहा है ना आपको, ये जो आपको डी सी दिख रहा है, ये डी सी आपका, ये ए बी आपका क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये डी सी है आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर इस तरह से आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बन जाएगा 90 माइनस आई, जिसका आप कोई नाम ले सकते हो, पी ए एक्स वगैरह, ठीक है। ये डी ए सी आपका बन जाएगा 90 माइनस आई, क्योंकि यहाँ पे पूरा 90 रहता है, यहाँ से इतना क्या है आर, तो आर को माइनस कर दो, ठीक है। तो अब ये जो ए डी है, ये ए डी भी आपकी कितनी हो जाएंगी, सी टी होंगी, ए डी भी कितनी होंगी आपकी सी टी। क्यों,
क्योंकि बी से सी तक टी टाइम सी के कारण डिस्टेंस होगा बी से, तो सी टी उतने ही समय में गया ना वो वापस, तो टाइम वही है, स्पीड भी वही है, ठीक है। इसलिए अब आप थोड़ा डायग्राम को देखिए, ये जो दो ट्राइंगल देखो आप ए बी सी, कहाँ से, तो आप पहले ये लिख लीजिए कि आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं बात करूँ आर की, तो आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ क्या है वो, रिफ्लेक्शन है, ठीक है। बस ये थोड़ी सी डायग्राम निकालने के लिए परेशानी होती ना, तो हर एक चीज़ तो यहाँ पे आ ही जाती है, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, ये जो एंगल है कौन सा, पी ए एक्स, ये 90 माइनस आई हो जाएगा। ये अगर 90 माइनस आई है तो बच्चों मैं ये भी कहूँगा कि ये जो एंगल सी यहाँ पर नज़र आ रहा ना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये एंगल सी भी 90 माइनस आई होगा। बोलो क्यों, क्योंकि आपको मालूम है 10 क्लास के हिसाब से पी ए एक्स और ये बी सी ए, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये आपके कौन से एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, तो ये 90 माइनस आए तो ये भी आपका 90 माइनस आए, और यहाँ से ये आपका डी ए सी बन जाएगा 90 माइनस आए, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर आप डायरेक्ट बोल सकते हो, ठीक है, कि आई क्या है, आर क्या है, 90 माइनस आई क्या है, 90 माइनस आर क्या है, ठीक है। तो वो सब आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ए बी सी ट्राइंगल मैं देखता हूँ यहाँ पर फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर क्या कहेंगे, ट्राइंगल ए बी सी डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट बताऊंगा मैं ट्राइंगल ए डी सी के साथ। अब देखो क्यों, देखो ए बी सी है और ए डी सी है, यहाँ पे ये 90 है, यहाँ पर ये 90 है, तो दोनों का हाइपोटेनस हो गया ए सी। दूसरी बात, ये जो ए डी है वो भी सी टी है, इधर बी सी भी क्या है, सी टी है, यानी साइड भी सेम हो गई, हाइपोटेनस साइड टेस्ट से वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे वो बताने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ले सकते हैं। और इसीलिए अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ए सी बी, सो क्या बोलेंगे, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, डी ए सी, एंगल डी ए सी। ये आपको ध्यान में रखना है, समझो इक्वेशन, फर्स्ट सेकेंड जो भी है, यहाँ पे एग्जाम्पल आप थर्ड नाम दे सकते हो, ठीक। अब उसके बाद में अब फ्रॉम फिगर और देखो, एंगल किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एंगल ए सी बी। तो एंगल ए सी बी कितना है, आप देखो एंगल ए सी बी मैंने कहा वो क्या है, 90 माइनस आई है, आप इसको इक्वेशन दे सकते हैं, ठीक है। और डी ए सी देखो, डी ए सी आपको नज़र आ रहा हो, एंगल डी ए सी कितना है, डी ए सी है 90 माइनस आर, ये इक्वेशन 5। अब 3 4 5 को मिक्स कर दो, ठीक है, फ्रॉम क्या बनेंगे 3 4 और 5। देखो ए सी बी के जगह पे आप रखेंगे 90 माइनस आई, और डी ए सी के जगह पे आप रखेंगे 90 माइनस आर, 90 हटा, माइनस आर, आई इज इक्वल टू आर होगा। अब आई इज इक्वल टू आर का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही हमारा रिफ्लेक्शन का पहला लॉ था, ठीक है। याद करिए, रिफ्लेक्शन के पहले 3 लॉज बताए थे, आई इज इक्वल टू आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी क्या बोलेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वेरीफाइड, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लॉ क्या होता है, वेरीफाइड। दूसरी बात आप देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट इधर में है, ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। अगर यहाँ से आप नॉर्मल निकालना शुरू कर दे तो इंसिडेंट वेव फ्रंट इधर रहेगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट उधर रहेगा, और नॉर्मल ये सभी के सभी एक ही प्लेन में, यानी क्या बोलेंगे आप, इंसिडेंट वेव फ्रंट, उसके बाद नॉर्मल, उसके बाद रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है, लाई इन द सेम प्लेन, यानी यहाँ पे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान में रखो। दूसरी बात, इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट क्या है, दोनों नॉर्मल के अपोजिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे, वो पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या, कि इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, हेंस all 3 laws of reflection are verified by the Huygens principle of light, ठीक है, ह्यूजेंस प्रिंसिपल ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। तो ह्यूजेन का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग अगर जाते हैं तो यहाँ पे हम प्लेन वेव फ्रंट का रिफ्लेक्शन यहाँ पे इस तरह से समझते हैं, और उसके तीनों के तीनों लॉज क्या होते हैं, प्रूव भी होते हैं, वेरीफाई होते हैं, ठीक है। यानी हम ये बोलेंगे कि ह्यूजेन की जो थ्योरी थी, ह्यूजेंस वेव थ्योरी, सक्सेसफुली एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है।
तो बच्चों इस प्रकार इस वीडियो को पूरा देखिए आप और उसको समझने की कोशिश करो। मैं आपके व्हाट्सएप पर आपको नोट्स तो भेजता ही हूँ, वो आपको क्लियर कट एक एक चीज़ यहाँ पे आइडिया देते थे। बस यहाँ पे थोड़ी सी, क्योंकि मुझे वो प्रोटेक्टर वगैरह अभी अपने पास वो चीज़ें नहीं है, डिवाइडर प्रोटेक्टर वगैरह, जिसके कारण एकदम एग्जैक्ट निकले, लेकिन मैंने कोशिश की है यहाँ पर, ठीक है। तो आप बराबर उसको एग्जैक्टली निकालें। ये जब आप यहाँ से स्पीयर निकालेंगे तो स्पीयर कितने रेडियस का होगा, जितनी आपकी बीसी होंगी, बीसी को डिवाइडर में ले लेना डिस्टेंस, और ए पे रख कर आप क्या करेंगे, स्पीयर निकालेंगे, ठीक है। और सी से, ये ए से एकदम सीधा यहाँ पे रिफ्लेक्शन बताएंगे आप, तो वो डी जो पॉइंट होगा वहाँ से आप उसको टेंजेंट निकाल कर काम करना। हर एक चीज़ मैंने आपके नोट्स में भी बराबर बताई है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।